हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का। जैसे कि आपको पता है कि हमने सिविक्स भी आपका स्टार्ट कर दिया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम सिविक्स सब्जेक्ट का 7th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का जो नाम है, आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड लेक्चर आपके लिए लेकर आ गए। तो आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, सिविक्स की आपकी शुरुआत की थी, और हमने देखा था कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि यार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है, जिसको हम हिंदी में संविधान बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये संविधान एक्चुअली होता क्या है, ये संविधान के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली यार ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसकी क्या जरूरत है हमें। तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस की थी किसमें, प्रीवियस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 तो पहले वो देख लेना जाके, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के एंड इंग्लिश ग्रामर के, देयर आर सो मेनी वीडियोस व्हिच आर ऑलरेडी अपलोडेड एंड आपको वो मिल जाएगा कहां पे, प्लेलिस्ट के अंदर। हमारे चैनल के अंदर जैसे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, प्लेलिस्ट में आपको पूरा धमाकेदार वीडियो सेक्शन मिल जाएंगे हर एक के। आपको बस उसके अंदर जाना है और आप जो भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो उसमें से ढूंढना है, सिलेक्ट करना है और पढ़ाई शुरू कर देनी है दोस्तों। जरूर से करना और शेयर जरूर से करना यार। मैं चाहता हूं यार बाकी लोग को भी पता चले, जिनको पता नहीं चलता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड चैनल है हमारा जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस के कुछ वीडियोस डालते हैं कि आपको अगर फ्यूचर में IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पायलट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये सब कुछ अगर बनना है ना, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। तो जरूर चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप हमसे बातें करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, तो जरूर से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज सिर्फ 2 टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है आज का, लेकिन सिर्फ 2 टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं। पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिया था, प्रोविजंस उसके पढ़ लिए थे, नेसेसिटी पढ़ लिए थे, और आज हमें पढ़ना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली है क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन को ना इन शॉर्ट, एक्चुअली आज के लैंग्वेज में शॉर्टकट जमाने में इसको एडमिन बोलते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट, ये तो शायद वर्ड सुना होगा। आप व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है ना, आप कोई भी सोशल मीडिया चीज चलाते हो, उसमें एक होता है, जैसे हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें होता है एक एडमिन, होता है ना, एडमिन होता है कि यार ये ग्रुप का मैं एडमिन हूं, मतलब मैं जिसको चाहूं उसको ऐड कर सकता हूं। एडमिन का मतलब क्या होता है, मैं जिसको चाहे उसको ऐड करता हूं। तो दिस इज द एडमिन इज नथिंग बट द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो इसमें यह होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश का जो कार्यभार संभाल रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट, इट इज नथिंग बट द, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन यार, उनके ऊपर होता है कि वो किस कैंडिडेट को चूज करते हैं, कौन से कैंडिडेट्स को कौन से मिनिस्टर बनाते हैं, एंड क्या क्या टास्क उनको देना है, तो उनको सब असाइन कौन करता है, उनको कौन सौंपता है, ये सब काम गवर्नमेंट करती है। तो इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज करती है, गवर्नमेंट जो भी काम करती है, वो क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया, ठीक है। तो और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है ना, इनका काम ये होता है कि वो अलग अलग नियम कानून, दैट इज लॉस, यानी कि यार आप देखोगे अगर फॉर एग्जाम्पल कि पहले एक आर्टिकल 377 था, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स थे। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये क्या होता है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कैसा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में है ही नहीं ये सब, और बहुत आप छोटे हो उसके लिए, आप 7th में हो ना, तो ये आर्टिकल्स वगैरह समझने के लिए आप छोटे हो, लगभग 10th 12th में चले जाओगे तो समझ लेना, ठीक है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज निकालती है। तो ये लॉ जो होता है वो पब्लिक के लिए होता है, कि हम जो लॉ निकालेंगे, यानी मैं अगर गवर्नमेंट हूं तो हम जो लॉ निकाल रहे हैं वो पब्लिक को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, एक डिसीजन किसके ऊपर डाल रहा हूं, पब्लिक के ऊपर डाल रहा हूं। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन में आए मैं डाल दूंगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक जो गवर्नमेंट होती है वो भी पब्लिक से राय लेने के बाद, एंड हर चीज जो पार्लियामेंट्री सेशन होता है उसमें डिस्कशन करने के बाद, बोथ द अपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स है उसकी सहमति के बाद, वोटिंग करने के बाद, तब जाके डिसाइड होने के बाद वो लॉ को या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है उसको लागू किया जाता है। करेक्ट है। तो उसका काम है लॉज बनाना। अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, जैसे कि अगर बात करें डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यार हमारे देश में सिर्फ सरकार जो होती है वो क्या सिर्फ वोट लेने के बाद, एंड सरकार जो नॉर्मली चलती है वो उसके लिए होती है क्या, सरकार का बहुत सारा काम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारा जो इंडिया है,
उसमें बहुत सारे बाउंड्रीज है, जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाए तो हमारा बाउंड्रीज चाइना से है, हम इधर थोड़ा जाएंगे तो नेपाल से बाउंड्री है, थोड़ा और इधर जाएंगे तो भूटान है, बांग्लादेश है, नीचे म्यांमार है, ठीक है ना। फिर ये साइड आप जाओगे तो नीचे आपका श्रीलंका है, फिर ये साइड जाओगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ऐसे इतने सारे कंट्रीज हैं, उनके साथ हम बाउंड्री को शेयर करते हैं, यानी हमारा जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर वो अलग अलग कंट्रीज के साथ शेयर होता है। तो क्या डर है क्या हमें? यस, बिल्कुल डर है। हर कंट्री को एक डर होता है कि कोई दूसरा कंट्री उसके ऊपर अटैक ना कर दे और उसकी जमीन ना हथिया ले, क्योंकि पुराने जमाने में यही होता था ना यार। हमारा इंडिया तो बहुत बड़ा था देखा जाए तो यार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये जितने भी चीजें हैं, पाकिस्तान वगैरह, हमारे इंडिया का ही हिस्सा था, पार्ट था। अखंड हिंदुस्तान हम लोग बोलते थे, अखंड भारत, याद होगा आपको ये सब चीज अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये सब चीज इतना था, लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिक्स, ड्यू टू सम लाइक अदर एक्टिविटीज जो पुराने जमाने में हुए, हिस्ट्री में आपने ये सब पढ़ा ही है दोस्तों, तो इसके वजह से बॉर्डर जो है सेपरेट होते गए। तो क्या हमें डर है? बिल्कुल डर है यार। तो इसीलिए तो हम बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी यानी कि आर्मी, मिलिट्री ये सब तैनात करते हैं, एयरफोर्स तैनात करते हैं, ठीक है ना। समुद्र के नीचे से कोई अटैक ना कर दे इसके लिए नेवी तैनात करते हैं। तो ये जो काम होता है ये भी गवर्नमेंट का ही होता है, यानी कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम, इसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? गवर्नमेंट कर रही है, करेक्ट है। फिर उसके बाद अगर बात करें, जो पीपल है, जो नॉर्मल इंसान है, उनके लिए वेलफेयर का काम, उनके लिए तरक्की का काम, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बिल्डिंग्स बनाना, रेलवे ट्रैक्स बनाना, फिर ब्रिजेस बनाना, ये सब भी हमारी गवर्नमेंट ही देखती है। फिर कैसे गरीबी रेखा से बाहर लाया जाए, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, फिर साथ ही में एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जाए। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज रहेगी, गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन रहेंगे, उसमें लोगों को जॉब दिया जाए ताकि ये लोग का डेवलपमेंट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विस है, फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के एनकरेजमेंट है, फिर इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना। जो कमजोर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनको एनकरेज करना है। विमेंस हो गए, बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एंड साथ ही में जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो यानी कि जो एकदम पिछड़े हुए जगह से आते हैं, ट्राइबल पीपल, उनको भी कैसे आगे बढ़वाना है, उनको भी कैसे राइट टू एजुकेशन देना है। ये सभी चीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि यार गवर्नमेंट अगर अच्छी है तो ये सब चीज पॉसिबल है करने का। तो ये जो भी कार्यकाल कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट अपना जब काम करता है, गवर्नेंस करता है एक तरीके से, तो जो भी काम वो पब्लिक के लिए कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नेंस कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो भी कार्यभार होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो प्राइम मिनिस्टर से या फिर जो अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो जब करते हैं, दैट इज नथिंग बट द एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, यहां पे छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछता भी है, एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन या फिर राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, जैसे मैंने बोला आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर कर देंगे, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में और थोड़े टॉपिक्स बचे हुए 2 से 3, उसको भी हम लोग अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3 आते आते आपका जो चैप्टर है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही आराम से जाना, कोई घाई नहीं है हमें। ऑलरेडी हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर, ज्योग्राफी के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है? सिविक्स का भी आपका लगभग एक चैप्टर हो जाएगा अगले लेक्चर तक, यानी 3rd लेक्चर तक। और बाकी आपका साइंस एंड मैथ्स तो कंप्लीट ही है, तो टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है ना। बस आपको डे टू डे पढ़ना है। हम डेली आपके लिए वीडियोस डालते हैं, आपको डेली वीडियोस देखने हैं, इसके भी देखने हैं, जो नए नए अपलोड कर रहे हैं वो भी देखने हैं, जो पुराने ऑलरेडी अपलोडेड है वो भी देखने हैं, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यार आप जरूर से फॉलो कर लोगे। चलो अगला टॉपिक है और आखिरी टॉपिक आज के इस लेक्चर का, जो कि है दोस्तों बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा जो संविधान बनाया गया था दोस्तों, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है ना? तो हमारा हेडिंग डाल देते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू भी करेंगे, बट यहां पे थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बैकग्राउंड दे देता हूं। तो बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में जिक्र किया था कि 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, ड्यू टू द हेल्प ऑफ BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से हमने संविधान बनाया था। एंड आज भी वही चीज फॉलो किया जाता है। हमारा देश का कानून संविधान के हिसाब से ही चलता है। करेक्ट है? तो ये चीज अभी भी होता है। तो जो प्रोसेस था, ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का जो प्रोसेस था दोस्तों, ये लगभग 1946 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। यानी 1950 में तो कंप्लीट हुआ, लागू हुआ, तभी तो हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं ना। लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था? 1946 में ही ये चीज स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि देखो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है ना कि आपको एक छोटा सा 10 लाइन का आंसर लिख दें तो आपने 5 मिनट में लिख के खत्म कर दिया, दे दिया गवर्नमेंट को। यार ये पूरा संविधान था। ठीक है? कितने पन्नों का था तो इसमें तो मेंशन नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन कभी जिक्र हुआ तो बताऊंगा जरूर से। लेकिन यार बहुत ही मोटा एक तरीके से रिटन फॉर्मेट था, लिखा हुआ चीज था।
तो इसको लगभग कंप्लीट करने में आप इमेजिन कर सकते हो 46 से काउंट कर लो, 46, 47, 48, 49, 50, यानी लगभग 4 से 5 साल लग गए दोस्तों, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना। तो ये सब चीज जो था, तो जो लीडर्स थे वो टाइम पे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो टाइम पे, तो उन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट था, जैसे कि आपको पता है कि 1947 में आजादी मिली, तो उसके पहले से ही हमें एक आइडिया मिल चुका था कि लगभग हमें आजादी मिलने वाली है, क्योंकि हमने इतना स्ट्रगल किया और इतना यहां पे हमने प्रेशर डाल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इतना प्रेशर बन चुका था कि अब ब्रिटिश के पास पीछे हटने का रास्ता ही था खाली, और कोई चारा नहीं था कि वो पीछे हट जाए और अपने देश वापस चले जाए और हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसीलिए 1946 में, यानी इंडिपेंडेंस से भी एक साल पहले यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब क्या था, उनको ऑलरेडी पता था कि लाइक हमें इंडिपेंडेंस जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो जो भी वहां पे फ्रीडम फाइटर्स थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारे लॉज जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी, ठीक है ना, जो कि ब्रिटिश ने नहीं बनाई थी वो टाइम पे, यानी कि ब्रिटिश कुछ लॉज हमारे इंडिया के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी हमें एक चीज आइडिया था कि हम जब हमारे देश को आजाद करेंगे तो हमारे देश में कुछ नियम कानून लॉज वगैरह होने चाहिए, ऐसा हमारे लीडर्स का मानना था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो हमने खुद के लिए, जब इंडिपेंडेंस हो गया तो उसके बाद हमने खुद के लिए कर लिया। ठीक है। तो एक कमिटी बनाई गई थी, एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनाने के लिए एक पूरी कमिटी, एक टीम एक तरीके से आप बोल सकते हो बनाई गई थी। एंड ये टीम जो था दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो जो मेंबर थे ना जिसके अंदर, मतलब पूरा का पूरा जो टीम बनाई गई थी, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो टीम बनाया गया था, जिसमें कुछ लोग मिलके आपस में कमिटी के तौर पे जो काम करते थे, तो वो पूरा का पूरा जो एक तरीके से असेंबली होता है। असेंबल मतलब क्या होता है? एक साथ इकट्ठा होकर एक ही जगह पे काम करना। तो ये जो टाइप था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि हम क्या लिख रहे थे वो टाइम पे? कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, और वो लोग इसीलिए कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये जो हमने चीज पढ़ा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये एग्जैक्टली क्या था और उसमें क्या क्या हुआ। फिर आए जो मेन इंसान थे, कौन? बी.आर. अंबेडकर। उनका क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, एंड क्या क्या इनका जो एक तरीके से बोल सकते हैं ना हम लोग कि क्या इनका तरीका था लिखने का, एंड क्या सोच था। तो ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे, जो कि रह गया हमारे इस चैप्टर के अंदर, वो हमारे अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। जैसा मैंने बोला कि आज सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, तो हमने 2 टॉपिक इजीली पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया और बैकग्राउंड क्या था वो थोड़ा पढ़ लिया हमने, किस प्रकार हमने शुरुआत की 1946 में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद जो होगा वो होगा बी.आर. अंबेडकर का रोल, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर का क्या रोल था, कैसे उन्होंने इनैक्ट किया, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, अगले दिन ही लेकर आ जाऊंगा, आपको मिल जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, अगला लेक्चर आ जाएगा। छोटा सा 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे, यानी चैप्टर जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करेंगे या फिर कंटिन्यूअसली करते हैं ना, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।